तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है बाज़ार एक सामाजिक संस्था के रूप में। तो बाज़ार, जैसे कि आपको पता भी है, अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी है या पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि जो मार्केट होती है वो एक इकोनॉमिक व्यवस्था होती है या संस्था होती है। यानी कि सामाजिक संस्था नहीं होके वो एक आर्थिक संस्था है, क्योंकि वहाँ पे किसी भी देश का या किसी राज्य का आर्थिक जो एक हेल्प होती है वो होती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि मार्केट हमेशा से ही जो है किसी भी देश के लिए इम्पोर्टेंट रहा है। लोग खरीदते हैं, अपना पैसा उस पर डालते हैं, तो क्या होता है, लोग जो गवर्नमेंट होती है उसको टैक्सेस के रूप में या कुछ भी फ़ायदा होता है। तो जो है, ये तो वैसे एक इकोनॉमिक का सब्जेक्ट है, लेकिन हम यहाँ पे इसको कुछ रीज़न से भी पढ़ रहे हैं कि बाज़ार एक सामाजिक संस्था क्यों है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसी के बारे में चैप्टर है जिनको हम देखेंगे कि भाई ये क्यों ऐसा है। तो पहला टॉपिक क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बाज़ार और अर्थव्यवस्था पर समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य। तो देखो, अर्थव्यवस्था पर जो सामाजिक या समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य यानी कि इनके जो विचार हैं वो ये कह रहे हैं कि हम बात करते हैं पूंजीवाद की। तो पूंजीवाद क्या कहता है? पूंजीवाद कहता है कि भाई आपके पास पैसा है तो आप सर्विस ले सकते हो। सर्विस में से मेरा मतलब है कोई भी, जैसे कि मेरे पास कुछ स्किल्स है, मैं अच्छा खाना बनाता हूँ, तो मुझे लोग पैसे देंगे, बोलेंगे कि मेरे घर पे आके खाना बना दे। ठीक है। और अगर मेरे पास कुछ वस्तु है बेचने के लिए, कोई भी, मेरे पास एक फॉर एग्जांपल एक मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल है, तो मैं क्या करूँगा, उसको सेल करूँगा, तो कुछ लोग उसको खरीदने के लिए आएंगे मेरे पास। जो सबसे अच्छा पैसा लगाएगा मैं उसको दूंगा। तो ये क्या है, एक पूंजीवाद है। ठीक है। यानी कि जिसके पास पैसा है वो अपना जो है सामान खरीद सकता है और बेच सकता है। उसी तरीके से बाजार में भी जो है ऐसे ही होता है कि भाई आप मार्केट में जाते हो, कुछ लोग वहाँ पे बैठे होते हैं सर्विसेज देने के लिए, जो प्रोडक्ट होते हैं उनके पास, जो सामान होता है उसको बेचने के लिए वहाँ पे बैठे होते हैं, सब रेडी लगा के या दुकान लगा के, कुछ भी समझ लो। आप मार्केट में जाओगे, इमेजिनेशन करो कि भाई मार्केट में खड़े हो आप, तो अपने आसपास देखो कुछ लोग जो है दुकान के अंदर बैठे हैं। ठीक है। आलीशान दुकान खोल रखी है, उसमें आराम से शोरूम में बैठे हुए हैं, और उसमें जो है एक इंटरप्राइजेस करके लिखा हुआ है, अपना सामान सेल कर रहे हैं बैठ के आराम से, और जो है बिल वगैरह बना रहे हैं लोगों का। उसकी बगल में एक व्यक्ति बैठा बाहर रेडी लगा के। ठीक है। खड़ा है बेचारा, वो रेडी भी लगा के। तो वो क्या है, वो भी कुछ सामान, वो भी कुछ बेच रहा है। उसके पास केला है फॉर एग्जांपल, उसके पास एक केले की रेडी है, वो बेचारा वहाँ पे जो है सेल कर रहा है केला। कुछ आगे जाके आप देखते हो कि वहाँ पे और एक और व्यक्ति है जो कि नीचे जो है कुछ बिछा के वहाँ पे बेच रहा है, कुछ भी जो उसके पास है, अपनी सर्विसेज दे रहा है या फिर कुछ भी सामान बेच रहा है। तो ये क्या है, बाजार एक अर्थव्यवस्था के रूप में बहुत अच्छी बात है, हम मानते हैं। लेकिन उसके अलावा भी जो समाजशास्त्री है कह रहे हैं कि बाजार इससे भी ऊपर है। कैसे? कि हम बाजार में जब जाते हैं तो सिर्फ कुछ सामान खरीदने ही नहीं जाते, हमारा मकसद कुछ और भी होता है कि कुछ लोगों से मिलेंगे। कभी कभी आप देखते हो कि भाई मार्केट में जा रहे हैं घूमने के लिए, मकसद होता है, जरूरी थोड़ी ना कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं। कभी कभी ये भी होता है कि चलो घूमने चलते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ में, चलो यार मार्केट चल रहे हैं, ऐसे ही घूम के आएंगे। ये भी होता है मकसद कि भाई समाज जो है, वहाँ पे दुनिया भर के लोग आपको देखने को मिलते हैं नए नए, है ना, आप लोगों से मिलते हो, बेशक बात ना करें, बस शक्ल तो देखने को मिलती है। कुछ लोगों से बार्गेनिंग करते हो, रिश्तेदारों से, मतलब सॉरी, जो दुकान पे बैठे हुए हैं लोग, जो व्यापारी बैठे हुए हैं, जो सामान बेच रहे हैं, अपना उससे आप नेगोशिएशन करते हो कि भाई नहीं इतने का दे, नहीं तो मैं लूँगा नहीं, इस तरीके से। उसके अलावा और भी काम होते हैं बाजार में। हम यहाँ पे सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं, ना कि इकोनॉमी। मैं आपको सोशोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ, पर थोड़ा बहुत जो है एग्जांपल्स देने पड़ते ताकि आप समझ लो कि रिलेट कर पाओ कि है तो ये इकोनॉमी का सब्जेक्ट, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बाजार में हम जाते हैं तो लोगों से ही तो बाजार है। लोगों के जब लोग जाएंगे ही नहीं बाजार में, परचेज ही नहीं करेंगे, तो वो, यानी कि समाज है वहाँ पे, है ना, एक समाज वहाँ पे भी है, दुनिया भर के लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं कुछ खरीदने के लिए, कुछ बेचने के लिए। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी एक समाज देखने को मिलता है आपको, इसलिए इसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है। जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ समाज देखने को मिलता है, इसलिए हम कहते हैं सोशोलॉजी है बहुत बड़ी, एक अपने आप में एक संस्था है। ठीक है। बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। और बाजार में हमें देखते हैं कि भाई रिश्तेदार आते हैं हमारे, कुछ नए नए, जब शादी ब्याह होते हैं तो वहाँ पे भी जो है शादी फिक्स करने के लिए हम मार्केट में बुलाते हैं कि चलो वहाँ पे चलते हैं। जब शादी होती है किसी की, तो शादी में जो है हम कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, सभी फैमिली के सभी लोग मार्केट में घूमते हैं, चलो यार कुछ खरीदेंगे।
बढ़िया सा, है ना। मतलब मैं अपने लिए कोट खरीदूंगा, शेरवानी खरीदेंगे, फलाना ढिमकाना। तो ये क्या है, चलता रहता है। इसको ही कह रहे हैं कि भाई जो बाज़ार है वो आर्थिक रूप से तो है इम्पोर्टेंट, लेकिन उसके अलावा सामाजिक रूप से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे बिना समाज के आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते बाज़ार को, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जो आपसे पूछ सकता है 1-2 नंबर में, जो कि कह रहा है कि आदर्श हाथ। तो ये जो आदर्श हाथ का एक कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा टफ भी हो सकता है आपके लिए, पर इजी है, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप समझ लोगे तो बहुत इजी है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इजी शब्दों में समझा दूँ। तो देखो, आदर्श हाथ यानी कि इमेजिनरी हैंड कहते हैं इसको इंग्लिश में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। बाकी आप आदर्श हाथ ही आपके लिए क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि बताइए क्या होता है। तो आप बताओगे कि भाई आदर्श हाथ से मतलब है कि समाज में जो भी हम काम करते हैं अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, है ना। अपने फ़ायदे के लिए, फॉर एग्जांपल कि भाई मैं सर्विसेज दे रहा हूँ किसी को, मेरे पास स्किल्स है, क्या स्किल्स है मेरे पास, पढ़ाने की, ठीक है। कि मैं किसी को भी कोई भी कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ अपनी। उससे क्या हो रहा है, मेरे को पैसा मिलेगा, ठीक है। उसके बदले में आप मान के चलिए कि मेरे को पैसा मिल रहा है उसके बदले में, कि मैं सर्विस दे रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे उसके उससे पैसा मिल रहा है। लेकिन मैं इनडायरेक्टली अपने फ़ायदा तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं इनडायरेक्टली समाज का भी फ़ायदा कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं समाज के जो बच्चे हैं उनको भी पढ़ा रहा हूँ, उनको भी शिक्षित कर रहा हूँ। तो ये क्या है, आदर्श हाथ है। इमेजिनरी हैंड कह रहे हैं इसको, इसको कह रहे हैं इमेजिनरी हैंड। समझ में आया होगा आपको। उसी के ही चलते जो एडम स्मिथ है, ये जो हम पढ़ रहे हैं आदर्श हाथ, ये इन्होंने दिया है, एडम स्मिथ ने। देख लो आप, ये है इकोनॉमी में, अगर आपने पढ़ा होगा तो इनके इनके बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा। यही रीज़न था कि भाई जो जो एडम स्मिथ है, उन्होंने खुले व्यापार का भी समर्थन किया है। वो कह रहे कि भाई जो मार्केट होनी चाहिए वो ओपन होनी चाहिए, यानी कि उसको हमें खुला छोड़ देना चाहिए। यानी कि उसके अकॉर्डिंग, यानी कि चीज़ों की जो डिमांड है, जो वस्तु है जो बिच रही है मार्केट में, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग उसकी जो प्राइस है वो हमें तय करनी चाहिए। वो ऑटोमेटिकली तय हो जाएगी कि भाई लोग मांग रहे हैं, ज़्यादा लोग मांग रहे हैं, और वस्तु कम है तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, और वस्तु ज़्यादा है, लोग कम है, तो प्राइस कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको लेते हैं, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं आदिवासी बाजार। आदिवासी बाजार में आप पढ़ते हो कि कुछ मतलब कुछ अलग तरीके के बाज़ार आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारे नॉर्मल बाज़ार होते हैं, मार्केट होती है, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल सामान, बहुत सारे मतलब जूते चप्पल, ये सब देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो आदिवासी बाज़ार होते हैं, यहाँ पे आपको पशु वगैरह देखने को मिलते हैं। या मतलब कि ये लोग क्या करते हैं, कबूतर, बहुत सारे मतलब जो जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनको बेचते हैं, ठीक है। और उसके अलावा भी जो है आपको साहूकार मिलते हैं, मसखरे मिलते हैं, ज्योतिषी, बहुत सारे जो है विशेषज्ञ लोग होते हैं यहाँ पे, आपको देखने को मिलते हैं। बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आदिवासी बाजार हमारे लिए। देखो, चैप्टर हमारे पास बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही चैप्टर आपको पढ़ना है दिल लगा के, बहुत सारे चैप्टर इसमें पढ़ने होते हैं, तो इसलिए आपको सब पे बराबर ध्यान देना होता है। उसके अलावा पूर्व औपनिवेशिक और औपनिवेशिक भारत में जाति आधारित बाजार और व्यापारिक तंत्र, यानी कि यहाँ पे बिजनेस जो सिस्टम है उसके बारे में बात कर रहा है। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बताए कि बताने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जब हमारे देश में अंग्रेज़ लोग आए थे, यानी कि ब्रिटिश आए थे, उससे पहले हमारा जो एक व्यापारिक तंत्र था वो कैसा था। देखो, हमारा जो व्यापारिक तंत्र था वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आधुनिक था देखने के लिए, क्योंकि उस समय भी हमारे जो देश था वहाँ पे आपको बिल जैसी व्यवस्था देखने को मिलती है। बिल जो आप देखते हो ना, अभी बिल आपको आता है जब भी आप कुछ परचेज़ करते हो, तो बिल मिलता है आपको, एक छोटा सा स्लिप मिलती है कि ये आपकी एक गारंटी या वारंटी के तौर पे आपके पास रहती है कि भाई आपने परचेज़ किया है, तो उसमें 1 साल की इलेक्ट्रिकल सामान पे तो एक तरीके से रहती है आपके लिए, ठीक है। तो वो क्या है, बिल होता है आपका। ये भी हमें जो है उस समय देखने को मिलता था, बिल, ठीक है। उसके अलावा कुछ साधन हुंडी कुछ करके भी था एक, यानी कि ताला होता है, ताले की तरह ही होता है वो कुछ, उस पे जो है मोहर लगाते हैं वो, और वो तभी खोल सकते हैं जब वो एक वो उस व्यक्ति के पास पहुँचे जिसने वो चीज़ परचेज़ करी है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीका था, टेक्निक थी हमारे पास, टेक्नोलॉजी थी अलग तरीके की व्यापार करने की। तो ये क्या है, भारत का भी व्यापारिक तंत्र जो था वो बहुत ज़्यादा आधुनिक था। आज देखते हो आप
वो कल भी था, ठीक है, अंग्रेजों से पहले भी था। आगे चलेंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा बाजार का सामाजिक संगठन, पारंपरिक व्यापारिक समुदाय। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो हेडिंग पढ़ के पता चल जाता है कि भाई ये चीज़, देखो पढ़ना सब कुछ होता है आपको, एक बार मैंने पढ़ लिया है ये सारा कुछ, मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा। आपको पढ़ना है, आप पढ़ो ज़रूर, हाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर पढ़ो, एक बार तो पढ़ ही लो, ठीक है। बाकी उसके बाद फिर हाईलाइट कर लेना, जो जो इम्पोर्टेंट है वो आप अलग निकाल लो, मतलब कि उसको हाईलाइट करके आपको दिख जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट ये वाला है इसके अंदर से। जैसे मैं बताया आदर्श हाथ जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो पूछ सकता है। ठीक है, थोड़ा जो है अटपटा उसका कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए शायद वो उससे आपसे पूछ सकता है उस सवाल को। यहाँ से भी वो आपका जो है सवाल पूछ सकता है, औपनिवेशवाद और नए बाजारों का आविर्भाव। इसमें क्या है कि जब औपनिवेशवाद था, उपनिवेशवाद, तो उस समय कुछ नए बाज़ारों का जो है निर्माण हुआ। आपको देखने को मिले कि भाई जो बाज़ार है उनकी जो तरीका था लगने का वो बदल गया, ठीक है। पहला जो था वो अब नहीं है, वो कुछ अलग ही थे बाज़ार जो लगते थे, उसके बारे में यहाँ पे बताने की बात कर रहा है। अगर आपने कुछ हिस्ट्री पढ़ी होगी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी 11th में, शायद 11th 10th या 11th में, तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि जब हमारे देश में अंग्रेज़ लोग आए तो उन्होंने क्या किया, हमारे देश की जो मेन आर्ट थी ना, यानी कि हस्तकला जो थी, यानी कि जो हाथ से हम सामान बनाया करते थे, उनकी उन सामानों की दुनिया में वाह थी। आप कह सकते हो कि मतलब मुंह मांगी रकम मिलती थी हम लोगों को उन सामानों के बनाने के लिए, है ना। यानी कि जैसे कि मैंने कुछ बनाया है, पता चल रहा है मैंने कुछ किसी राजा के लिए मखमल जो है कपड़ा, उससे कुछ नया बना दिया, पता चल रहा है कुछ उसके लिए यूनिफॉर्म बना दी पहनने के लिए, क्योंकि राजाओं को, क्योंकि वो जो कपड़ा है ना वो अमीरों की पहचान था उस समय भी, अब भी है, क्योंकि वो बहुत महंगा होता था, उसको बनाने के लिए बहुत समय लगता था और बहुत ज़्यादा मतलब बारीकी से काम करना पड़ता था। तो हमारे देश में जो हस्तकरघा थे, हस्तकरघा बोलते हैं उनको, यानी कि जो हाथ से सामान बनाते हैं, हमारे देश की जो हस्तकला थी वो टॉप थी दुनिया में। तो सबसे पहले इन लोगों ने हमारी हस्तकला को ख़त्म किया, हमारी कृषि को ख़त्म किया। उसके बाद अपने जो सामान जो ये अपने बनाते थे अपने देश में, यानी कि यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, उनको बना बना के हमारे देश में बेचते थे। यानी कि मशीनों के द्वारा जो बनाई गई चीज़ें थी वो अब हमारे देश में आने लगी थी। तो ये क्या था, उपनिवेशवाद जब आया तो हमारा जो बाज़ार था उसका एक रूप आपको बदला हुआ देखने को मिला, उसी को ये कह रहा है, ठीक है। आगे चलेंगे। पूंजीवाद को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में समझना, इसके अंदर आपको बताएगा कि दुनिया में अब आज के दौर में, अगर आज के दौर में देखें, आज के युग में देखें, आज के ईरा में देखें, तो हर एक चीज़ बिका हुआ है, ठीक है। आप कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी, ठीक है। कुछ भी से मेरा मतलब है हर एक चीज़ आजकल बिकाऊ है। तो ये वही कह रहा है कि पहले जो थी कुछ चीज़ें बिकाऊ थी, आज हर एक चीज़ बिकाऊ है। श्रम शक्ति देख लो आप, ठीक है, यानी कि कुछ भी आपको कोई काम कराना है तो आप वो भी कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको वस्तुकरण, पर्याकरण और उपभोग के बारे में बताएगा, जिसमें कि ये बोल रहा है कि भाई जब हम रिश्ता तय करते हैं तो आमने सामने बैठ के करते हैं ना, दो परिवार के लोग एक साथ आते हैं, बातचीत करते हैं, देखते हैं कि भाई कैसा व्यवहार है एक दूसरे का, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि भाई ये फैमिली अच्छी है, ये जो लड़की है या जो लड़का है ये कैसा है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है ब्याह सेट होता है, मतलब शादी जो है एक तय हो जाती है कि भाई हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद भी कुछ प्रोसेस होते हैं, देखते हैं हम एक दूसरे को। लेकिन आज के दौर में आप देखते हो कि भाई एक थर्ड पार्टी भी व्यक्ति आ गया है बीच में, जिनको हम वेबसाइट्स वगैरह कहते हैं, शादी.com जैसे करके है ना, ये बहुत सारे आपको वेबसाइट मिल जाएंगे जो क्या करते हैं, सिर्फ इनका काम है ब्याह कराना, लोगों की शादी कराना। शादी से इनका मेरा मतलब है कि ये दो क्या करते हैं, लड़की की फ़ोटो लगा देंगे, ठीक है, उसके बारे में लिख देंगे कि इसका नाम क्या है, ये कहाँ रहता है, इसकी उम्र क्या है, क्या जॉब करता है, बनाना बनाना निमका निमकाना, सब कुछ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो लड़की है उसकी भी जो है प्रोफाइल होगी, एक दूसरे की प्रोफाइल देखेंगे और पसंद करेंगे एक दूसरे को। उसके बाद
यानी कि लव मैरिज तौर पे ये आपको देखने को मिलता है ना। अरेंज मैरिज थोड़ी ना है ये, तो लड़की खुद देख रही है अपने लिए लड़का, या लड़का खुद देख रहा है लड़की अपनी, मतलब अपने लिए लड़की देख रहा है। तो ये क्या है, लव मैरिज हो गया एक तरीके से। तो ये क्या है, ये भी पूंजीवाद ने इनको भी जो है हर एक चीज़ को, मैंने बताया ना, परिवर्तन कर दिया है, हर एक चीज़ को सेल कर दिया है। तो ये वही हो गया है। जो एक इमोशन थे हमारे शादी करने के, उनमें भी अब जो है नया परिवर्तन देखने को मिलता है आपको। बच्चे जो है खुद ही शादी करते हैं अपनी मर्जी से, जो उनको पसंद आता है। अपनी फैमिली की भी नहीं सुनते हैं वो लोग, क्योंकि भाई लॉ है, तो उस हिसाब से भी जो है देखना पड़ता है। ये बहुत सारी जो है चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो भूमंडलीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, इंग्लिश में कहते हैं। वैसे इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो ऐसा होता है कि आप भूमंडलीकरण के अंदर कहीं पर भी किसी भी देश में जा सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, और कोई भी तरीके का व्यापार आप कर सकते हो। स्टडी करने के लिए लोग जो है अब्रॉड जाते हैं, यानी कि अपने देश से बाहर, अमेरिका में, कोलंबिया में, यानी कि साउथ अमेरिका। तो ये क्या है, भूमंडलीकरण है। तो ये वही कह रहा है कि जो भूमंडलीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, उसने दुनिया को एक छोटे से गाँव में परिवर्तन कर दिया है। आप कहीं पर भी आ सकते हो, कहीं से भी जा सकते हो, कोई भी व्यापार कर सकते हो, कहीं पर भी जाके आप स्टडी कर सकते हो। डजेंट मैटर कि आप कौन से देश से हो, कौन से क्षेत्र से हो, ठीक है। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप जा सकते हो, ठीक है। ये भी एग्जांपल्स उसी के ही है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं ये। बेशक हमारे देश के अंदर बैठ के काम कर रहे होंगे, हमारे देश के लोग हैं, नागरिक हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ हैं, पर इनका जो कांटेक्ट होगा और देशों से होगा। ये जो कॉल सेंटर्स में बात करते हैं, सिर्फ हमारे देश के लिए ही नहीं होते, ये बाहर के लोगों के लिए भी होते हैं, ठीक है। उनसे क्या करते हैं, जैसे कि अमेरिका है, इंग्लिश में बात करके उनसे उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं और फिर उनसे उनका उनका सोल्यूशन निकालते हैं। ये सभी काम जो है आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कंपनियां जो होती है वो भी आपको देखने को मिलती है इसके अंतर्गत, जो कि हमारे देश में है लेकिन हमारे देश की नहीं है। जैसे कि शाओमी, ठीक है, मतलब अब सभी कंपनी को देख लो यार, कोई भी इंडिया की नहीं है। ज़्यादातर कंपनियां बाहर की है, ठीक है, चाइना की है, अमेरिका की है, तो जापान की है, तो ऐसे करके इसी की वजह से हुआ है। तो क्योंकि हमारा देश है, वर्ल्ड मतलब ग्लोबलाइजेशन के अंदर आ गया है, भूमंडलीकरण के अंदर आ गया है, तो सभी को ये सब चीज़ें अपनानी पड़ती है। उसके बाद आता उदारवादिता। इसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये उदारवादिता का मतलब क्या होता है। उदारवादिता का मतलब है उदारीकरण, यानी कि जो भी चीज़ें आप देखते हो, अब पहले तो पहले तो गवर्नमेंट थी, यानी कि जो स्कूल्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स थे, सिर्फ गवर्नमेंट थे। अब आपको प्राइवेट भी देखने को मिलते हैं, और कंपनियां जो है बहुत सारी प्राइवेट भी देखने को मिल रही है। अब गवर्नमेंट कंपनियां क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि सभी जो भी अपने काम थे, जैसे कि मेट्रो है, ठीक है, रेलवे है, ये सभी प्राइवेट कंपनियों को बेचती है धीरे धीरे करके। उसमें क्या होता है, प्राइवेटकरण या फिर उदारीकरण उसको कहते हैं हम इंग्लिश में, हिंदी में उदारीकरण कहते हैं, इंग्लिश में प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। ये होता है। इस पे बहस क्या है, इस पे यही बहस होगी कि भाई कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये अच्छी बात है, क्योंकि प्राइवेट जो कंपनियां होती है वो ज़्यादा कुशल होती है ना, उसके पास ज़्यादा स्किल्स होती है, ज़्यादा ध्यान दे पाती है अपने कामों पे, है ना। जो भी काम होते हैं वो A to Z सही तरीके से होते हैं। जबकि गवर्नमेंट में आपको पता ही है पहले से कि काम कैसे होते हैं, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट वर्कर्स हैं उनको काम करने का मन ही नहीं करता। इसकी वजह से आज देखते हो आप, गवर्नमेंट जो नौकरियां हैं उनकी क्या हालत है, ठीक है, इवन ना के बराबर है। देखो सबसे पहला सवाल यही बनता है, आदर्श से हाथ का पता है, पूछ रहा है आपसे। तो उसके अलावा भी बहुत सारे सवाल यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और ये चैप्टर होता है ख़त्म यहीं पर ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।